प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है विनीत कुमार। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RWA सिविल सर्विसेज पर। उम्मीद है आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे और अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से आशावान भी होंगे। इतने अधिक मात्रा में बच्चे आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड हैं, पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और आप जो है एक सही समय पर सही मार्गदर्शन में एक सही पुस्तक को पढ़कर सिविल सेवक बनना चाहते हैं ताकि आप समाज और देश की सेवा कर सकें। क्या यहाँ पे कोई ऐसा भी बच्चा है जो अपनी और अपने परिवार की ही सेवा करना चाहता है सिविल सेवक बन के? वो अगर है तो वो सामने आए। वेलकम, सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। लक्ष्मी, राहुल, नमिता, अंकुर, आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी आप लोग इनवाइट कीजिए कि वो इस क्लास में जुड़ें जल्दी से जल्दी, ताकि हम जो है अच्छे से शुरू कर सकें अपनी पहली कक्षा। सचिन, मुस्कान, वेलकम। अमित, विकास, सचिन, रिशु, पारुल, आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग इस क्लास में एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने वाले हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी उसकी तारीफ की जाती है। और एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी इंडियन पॉलिटी। अब देख लेते हैं कि ये किन किन परीक्षाओं के लिए ये जो पुस्तक है वो पढ़नी बेहद ज़रूरी है और लाभदायक भी है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है उसके लिए ये काफ़ी लाभदायक है, उसके लिए ये जानी जाती है। यूपी पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जाती है यूपी पीएससी के द्वारा। इसके अलावा एमपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और हरियाणा सिविल सर्विसेज, यानी संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा जो सिविल सर्विसेज परीक्षाएं आयोजित करी जाती हैं संघीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर, उन सभी सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए ये जो बुक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ये पॉलिटी की बुक है। इसी बुक को 100 क्लासेस में कवर कराने के लिए RWA सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, वो आपके लिए लेकर आया है 100 क्लासेस का एक प्रोग्राम, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत की बुक को और उसमें जो इंडियन पॉलिटी दी गई है, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसको काफ़ी अच्छे से व्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से, आसान भाषा में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके लिए आज 13 मई से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं और ये क्लासेस जो हैं ये सोमवार से शुक्रवार तक जो है सप्ताह में 5 दिन निरंतर चला करेंगी। और ये क्लासेस जो है वो 8 बजे शाम को शुरू होंगी और 8 से 9:30 बजे तक ये क्लासेस जो है कंटिन्यू रहा करेंगी। ये वो बुक है एम लक्ष्मीकांत की। इसका हिंदी संस्करण आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारी आज की क्लास जो अभी हम अटेंड कर रहे हैं उसका थंबनेल है, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की, क्लास 1। और इस क्लास का जो नाम है, जो इसका टाइटल है आज की क्लास का, वो है अपनी पुस्तक को जानो, नो योर बुक। अब ये नाम हमने क्यों रखा है, एक बार इसको समझ लेते हैं। आप सभी लोग इस टर्म से परिचित होंगे। आप सभी लोग कभी ना कभी बैंक गए होंगे, आपके माता पिता जाते होंगे, तो आप KYC से परिचित होंगे। KYC का अर्थ होता है नो योर कस्टमर्स। नो योर कस्टमर, इसको हिंदी में बोलेंगे अपने ग्राहक को जानो।
केवाईसी की ही तर्ज पर हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए आज ये पहली क्लास, जो है KYB, यानी नो योर बुक, अपनी पुस्तक को जानो। देखिए, जिस पुस्तक को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पुस्तक को 100 क्लासेस हम लोग डेडिकेट करने वाले हैं, उस पुस्तक के बारे में हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि हम इसी पुस्तक को क्यों चुन रहे हैं पॉलिटी की पढ़ाई करने के लिए, किन परीक्षाओं के लिए है, क्या इस पुस्तक की खास बात है। इन्हीं सभी बातों को आज हम जानेंगे अपनी पहली क्लास में, जिसका नाम है अपनी पुस्तक को जानो। और उससे पहले हम एक और चीज जानेंगे, वो होगी KYE, E फॉर एग्जाम, नो योर एग्जाम। पहले हम अपने एग्जाम को जानेंगे, अपनी परीक्षा को जानेंगे, जिसको हम फेस करने वाले हैं 2025 में या 2026 में, और कुछ बच्चे हो सकता है कि अभी भी उसको फेस कर रहे हों। उसके बाद हम जानेंगे बुक के बारे में, यानी पहले एग्जाम के बारे में जानेंगे, फिर हम अपनी बुक के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम जो है आगे की प्लानिंग शेयर करूंगा मैं आपके साथ कि हम कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप इस बुक को पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। अगर हम अपने एग्जाम को जानने से शुरुआत करते हैं, अब ये यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 की रूपरेखा है। ये जो वाइट पेपर आप अपने सामने देख रहे हैं, ये 2024 में यूपीएससी ने जो अधिसूचना जारी करी थी, नोटिफिकेशन निकाला था, उससे हमने उठाया है। और इसमें आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यूपीएससी की, उसकी रूपरेखा दी गई है। इसमें 2 प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। दोनों 200-200 अंकों के होते हैं, दोनों की अवधि 2-2 घंटे की होती है। प्रश्न पत्र 2 जो है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते आपकी मेरिट बनने में, यानी इसको आपको क्वालिफाई करना है। इसमें आपको जो है 33% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। इसके अलावा इस पेपर की कोई दूसरी भूमिका नहीं है। भूमिका जो है वो इस फर्स्ट पेपर की है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है, और कौन प्रीलिम्स यानी प्राथमिक परीक्षा को क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा में बैठेगा, ये क्लियर होता है इस पेपर से। और इस पेपर में अगर हम देखें तो पॉलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे आपको पॉलिटी नजर आएगी, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। यानी ये आप सिलेबस देख रहे हैं इसका, और इस सिलेबस में आप ये पॉलिटी देख रहे हैं, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था को आप देख पा रहे हैं। यानी कि अगर आपको यूपीएससी की प्राथमिक परीक्षा पास करनी है तो आपको पॉलिटी के इस सेगमेंट को काफी अच्छे से कवर करना होगा। अब यूपीएससी में वही मुख्य परीक्षा को देख लेते हैं, मुख्य परीक्षा 2024 की रूपरेखा। ये भी हमने जो वाइट पेपर आप देख रहे हैं, ये हमने उठाया है 2024 यूपीएससी अधिसूचना जो जारी करी थी, जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी से। इसमें आपके जो मार्क्स होते हैं, जो मार्क्स मेंस में जुड़ के मेरिट बनती है, जिसके बेस पे आप लोग जो है क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए, वो जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 1750। टोटल मार्क्स होते हैं 1750। और ये जो 1750 मार्क्स हैं, ये 7 जो पेपर होते हैं उनका टोटल होता है। और ये 7 जो पेपर्स हैं वो हैं निबंध, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, और उसके बाद वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 1, वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 2। और ये जितने भी पेपर हैं, ये टोटल 7 पेपर्स हैं, 7 पेपर हैं। ये सभी 250 अंकों के होते हैं, 250, 250, और इसी तरह ये सभी 250। और 250 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 1750। ये
मेंस एग्जाम यूपीएससी के टोटल मार्क्स हैं, जिनमें से मार्क्स आते हैं आपके, और आप जो है आपकी मेरिट बनती है, और आप में से जो कुछ बच्चे होते हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद 275 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होता है, 275 मार्क्स का, और उसके बाद ये दोनों टोटल होके आपका हो जाता है 2025 टोटल मार्क्स होते हैं, जिससे फाइनल मेरिट बनती है। अब यहां पे जो देखने वाली बात है हमारे लिए, वो ये है कि इस पूरे जो मेंस की रूपरेखा है, इसमें पॉलिटी कहाँ है, पॉलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। पॉलिटी जो है वो सामान्य अध्ययन पेपर 2 में आती है, सामान्य अध्ययन पेपर 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है संविधान, और ये लिखा हुआ है शासन प्रणाली। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, और शासन प्रणाली मतलब पॉलिटी। यानी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन 2 पेपर में संविधान और शासन प्रणाली यानी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये 125 मार्क्स के होते हैं, 125 अंकों के। इसके बाद आपसे निबंध पूछा जाता है। निबंध में कुछ निबंध इस प्रकृति के होते हैं जो आप लिख सकते हो अगर आपकी पॉलिटी की नॉलेज काफ़ी अच्छी है। पॉलिटी की नॉलेज आपकी जितनी अच्छी होगी, निबंध आप उतना ही अच्छा लिख पाओगे। तो यहाँ पे भी जो है पॉलिटी की इंपॉर्टेंस आ जाती है। इसके अलावा जब आप मुख्य परीक्षा को पास करने के बाद आप पहुंचते हो व्यक्तिगत परीक्षण में, यानी कि आप पहुंचते हो इंटरव्यू में, और इंटरव्यू होता है आपका 275 मार्क्स का। यहाँ पे भी आपसे कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो पॉलिटी की आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो मुख्य परीक्षा की पूरी रूपरेखा है, इसमें पॉलिटी कई जगह महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरिट में आप आते हो नहीं आते हो, मेरिट में अगर आप आते हो तो किस रैंक पे आते हो, और कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, आपकी मनपसंद पोस्ट मिलती है या कोई ऐसी पोस्ट मिलती है जो आप लेना नहीं चाहते, जिससे आप संतुष्ट नहीं हो। तो ये जो एक डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे होता है, ये होता है आपका पॉलिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। उसके बाद ये यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 का पाठ्यक्रम है पॉलिटी का। ये सामान्य अध्ययन 2 पेपर में आती है, ये बात हम कर चुके हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 2 में संविधान पूछा जाता है और शासन प्रणाली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, और आपसे पूछी जाती है पॉलिटी। ठीक है, तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हो ये इस पेपर का पूरा सिलेबस नहीं है, बल्कि इस पेपर का आधा सिलेबस है जो संविधान और पॉलिटी से संबंधित है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन आदि, संघों और राज्यों से संबंधित बातें, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्यों की विधायिकाएं, कार्यपालिका की बात हो रही है, न्यायपालिका की बात हो रही है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की बात हो रही है, विभिन्न संवैधानिक पदों की बात हो रही है, संवैधानिक निकायों की बात हो रही है, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकायों की बात हो रही है। तो ये आपका यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन पेपर 2 का सिलेबस है, और सिलेबस का वो हिस्सा है जो संविधान और पॉलिटी को कवर करता है। तो आप देख रहे हैं कि यूपीएससी में पॉलिटी काफ़ी वेटेज रखती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लेते हैं कि यूपीएससी जो है जब वो मुख्य परीक्षा लेती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। अच्छा, यूपीएससी जब मुख्य परीक्षा लेती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, ये यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में ही लिख दिया है, यानी अधिसूचना में ही वो लिख देते हैं कि उनकी उम्मीदें क्या हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों और उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, लेकिन
ये आकलन जो है ये सिर्फ सूचना के भंडार और स्मरण शक्ति तक सीमित नहीं है। यानी 4 चीजों का परीक्षण आपका किया जाएगा वहां पे। स्मरण शक्ति, आपका ज्ञान का भंडार, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा भी चीजें चाहिए। गहन ज्ञान, और समग्र बौद्धिक गुण। समग्र बौद्धिक गुण। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो आप लिख के आते हैं उससे यूपीएससी की ये एक्सपेक्टेशन है। अब आप इन शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ लीजिए, इन शब्दों को कंठस्थ कर लीजिए। स्मरण शक्ति, मेमोरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान का भंडार, आपका जो इंफॉर्मेशन की रेंज है, जो आपकी नॉलेज की रेंज है, वो काफी बड़ी, काफी वाइड होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो आपका प्राथमिक परीक्षा में भी टेस्ट हो जाता है। आपकी मेमोरी कितनी है, आपको कितना बड़े पैमाने पर ज्ञान है, कितनी आपकी ज्ञान की रेंज वाइड है, ये तो प्राथमिक परीक्षा में भी टेस्ट हो जाता है। बात ये नहीं है। मुख्य परीक्षा में एडिशनल रिक्वायरमेंट है, अतिरिक्त चीजें चाहिए यूपीएससी को आपसे, और वो चीजें हैं गहन ज्ञान, यानी डेप्थ ऑफ नॉलेज। डेप्थ ऑफ नॉलेज, नॉलेज चाहिए, नॉलेज वाइड भी होनी चाहिए और नॉलेज जो है वो डेप्थ में भी होनी चाहिए। समग्र बौद्धिक गुण, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। समग्र बौद्धिक गुण भी चाहिए, यानी इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, एनालिटिकल स्किल्स आपकी चाहिए, आप कंपैरेटिव स्टडी कर सके, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सके चीज़ों को उनके कंटेक्स्ट में रखकर आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, समझ सकें और समझा सकें, लिख सकें। ये एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी की आपसे, जो यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही क्लियर तरीके से लिख दी है अपनी अधिसूचना में, नोटिफिकेशन में, जो वो प्रतिवर्ष जारी करती है। इसको बहुत ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में उतारना है, अपनी तैयारी में इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोगों की। और राज्य लोक सेवा आयोगों में सबसे पहले और प्रमुख रूप से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, यानी कि यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी ने 2024 में जो नोटिफिकेशन जारी किया, अधिसूचना जारी की, उसी से हम जो है ये इंफॉर्मेशन निकाल के लाए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की जानकारी दी गई है और यहाँ पे मुख्य यानी लिखित परीक्षा की जानकारी दी गई है। यहाँ पे प्राथमिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, मुख्य परीक्षा में चल गया ठीक। यूपीएससी परीक्षा की बात हम कर चुके हैं, अब हम यूपीपीएससी की बात कर लेते हैं। यूपीपीएससी ने 2024 में जो अधिसूचना जारी की है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी में से हम ये इंफॉर्मेशन लाए हैं आप लोगों के लिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, प्राथमिक परीक्षा,
और मुख्य परीक्षा। प्राथमिक परीक्षा में बच्चों दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। और मुख्य परीक्षा में आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपर्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसमें पॉलिटी का महत्व कितना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का ये पाठ्यक्रम है, जिसमें फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम है ये। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो जो है इन्होंने काफ़ी शॉर्ट में दिया है आपका सिलेबस, और यहाँ से काफ़ी इसको एक्सपेंड करके दिया है। तो मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर आपको क्लियरली ये दिखाई ना दे रहा हो तो मैं आपको बोल देता हूँ कि पॉलिटी में क्या दिया है यहाँ सिलेबस में। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे। यानी लगभग सिलेबस उसी तरह का है जैसा यूपीएससी का सिलेबस है प्राथमिक परीक्षा के लिए पॉलिटी का, उसी तरह का सिलेबस यूपीपीएससी ने दिया है। उसके बाद ये यूपीपीएससी का मुख्य परीक्षा 2024 का सिलेबस है, जो पूरा डिटेल में यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है। ये सिलेबस भी लगभग यूपीएससी के सिलेबस के जैसा ही है, उतना ही वाइड है, उतना ही कॉम्प्रिहेंसिव है और काफ़ी डिटेल में है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 में ही यूपीपीएससी में भी पॉलिटी पूछी जाती है और पॉलिटी का काफ़ी वेटेज है वहाँ पे। ये तो रही एग्ज़ाम की बात। एग्ज़ाम में हमने देखा कि काफ़ी जो है मतलब पॉलिटी का इम्पोर्टेंस है, सेंट्रल लेवल पे भी या कहें कि फेडरल लेवल पे, संघीय लेवल पे भी और राज्यों के स्तर पर भी। अब बात कर लेते हैं हमारी बुक की, यानी KYB। अपनी पुस्तक को जानो, जिस पुस्तक को हम पढ़ने वाले हैं उसको हम जानने की अब कोशिश करते हैं। भारत की राजव्यवस्था एम लक्ष्मीकांत से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस पुस्तक में पूरी जो पॉलिटी है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसे 13 भागों में बांटा गया है। भाग 1, भाग 2 आप ये देख पा रहे हैं, भाग 13 भागों में पूरी पॉलिटी को बांटा गया है। पहला भाग है संवैधानिक ढांचा, दूसरा भाग है सरकार की प्रणाली, उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, उसके बाद संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, अन्य संवैधानिक आयाम, राजनीतिक गतिशीलता, संविधान की कार्यप्रणाली, निर्णय और सिद्धांत और संविधानों की तुलना। यानी पूरे पाठ्यक्रम को 13 भागों में बांटा गया है एम लक्ष्मीकांत बुक में। कुल मिलाकर इस पूरी पुस्तक में 92 अध्याय हैं, यानी कि 92 अध्याय जो हैं वो पूरी पुस्तक में हैं। जैसे भाग 1 में 12 अध्याय हैं, भाग 2 में 5 अध्याय हैं, भाग 3 में 12 अध्याय हैं, फिर से भाग 4 में 9 अध्याय हैं, और इसी तरह जो टोटल इसमें यानी कि पूरे अध्याय हैं वो आपके 92 अध्याय हैं पूरे। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस बुक में पॉलिटी के पूरे पाठ्यक्रम को समेटा गया है, रखा गया है। तेरह भाग और 92 चैप्टर्स के अलावा भी मटेरियल जो है इस पुस्तक में दिया गया है, जो परिशिष्ट के माध्यम से दिया गया है। परिशिष्ट का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। परिशिष्ट का अर्थ होता है बुक के आखिरी भाग में दिया जाने वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी बुक के आखिरी भाग में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको परिशिष्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे 8 परिशिष्ट जो है इस पुस्तक में दिए गए हैं। परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, 4,
5, 6, 7 और 8। और इन परिशिष्टों में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दी गई है। संविधान के अनुच्छेद बताए गए हैं क्रमिक रूप से। इसके अलावा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय जो हैं उनको उनकी सूचियां दी गई हैं। ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सूचियां आती हैं। 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल के अंतर्गत जो जितने भी विधायी विषय हो सकते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों सूचियों में जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो विषय हैं, उनको परिशिष्ट 2 में रख के बच्चों को समझाया गया है। उसके बाद वरीयता अनुक्रम यानी ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस दिया गया है कि भारत में जो संवैधानिक अधिकारी हैं उनका पदानुक्रम क्या है। जैसे सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, और इसी तरह काफ़ी संवैधानिक अधिकारी जो है आते हैं। तो ये वरीयता क्रम, और इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस, ये परिशिष्ट 3 में समझाया गया है। उसके बाद जितने आज तक संविधान संशोधन अधिनियम लाए गए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई संविधान में, कौन कौन से अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, वो पूरी की पूरी डिटेल जो है वो संविधान संशोधन एक नज़र में इस नाम से परिशिष्ट 4 में शामिल किए गए हैं। परिशिष्ट 5 में भी संविधान संशोधनों की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेदों के संदर्भ में करी गई है। यानी कौन सा संविधान संशोधन लाया गया, उसने संविधान के किस अनुच्छेद में क्या संशोधन किए, ये जो एक रिलेट करके चीज़ें दी गई हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको परिशिष्ट 5 में। उसके बाद भारत की ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कहाँ फहराया जाएगा, कहाँ नहीं फहराया जाएगा, क्या उसका आकार होगा, कैसे उसे सम्मानजनक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, क्या गतिविधियां ऐसी होंगी जिनको ये माना जाएगा कि यहाँ पर इस केस में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो वो सब डिटेल जो है वो भारत की ध्वज संहिता में दी गई है। और ये जो ध्वज संहिता है ये परिशिष्ट 6 में शामिल करी गई है आपकी पुस्तक एम लक्ष्मीकांत में। परिशिष्ट जो 7 है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं या राजनीतिक पद हैं उन पर कौन कौन व्यक्ति कब कब बैठे, क्या उनका कार्यकाल रहा, उन सभी की सूचियां जो हैं वो काफ़ी डिटेल में दी गई हैं। जो अंतिम परिशिष्ट है परिशिष्ट 8, उसमें राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों की सूचियां दी गई हैं। राष्ट्रीय आयोग जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया, राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट आयोग हो गया, राष्ट्रीय शेड्यूल ट्राइब आयोग हो गया, इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हो गया। इनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं उन सभी की सूचियां जो हैं वो इसमें दी गई हैं। यानी बुक के एम लक्ष्मीकांत बुक के अंतिम भाग में जो परिशिष्ट दिया गया है उसमें भी काफ़ी सारी सूचनाएं जो हैं वो डिटेल में दी गई हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, उपयोगी है। एम लक्ष्मीकांत बुक में क्या क्या दिया गया है ये हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं। 13 भागों में बांटी गई बुक, 92 चैप्टर्स उसमें शामिल किए गए। इसके अलावा उसमें 8 परिशिष्ट भी दिए गए हैं और 700 प्लस पेजेस की ये बुक है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये बुक इम्पोर्टेंट क्यों है। इसमें काफ़ी मैटर है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया गया है, काफ़ी समझने के लिए बेहतर है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यही बुक क्यों पॉलिटिकली अगर हम पढ़ें सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए तो फिर यही बुक क्यों हम पढ़ें। विशेष रूप से टॉप शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं के लिए ये बुक बनाई गई है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिखना एक अलग बात है और सिविल सेवाओं में कॉन्स्टिट्यूशन जैसा पूछा जाता है
उस तरह की बुक लिखना, उस अप्रोच से बुक लिखना, वो एक अलग बात है। तो ये बुक जो है पॉलिटी की मार्केट में अवेलेबल दूसरी किताबों से अलग इसलिए है क्योंकि ये विशेष रूप से सिविल सेवाओं की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए लिखी गई है। और ये इसको खास बना देता है क्योंकि इसमें जो चीज़ें सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है पॉलिटी की, वो इसमें शामिल नहीं है, और जो चीज़ें पॉलिटी की सिविल सेवाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो इसमें शामिल करी गई हैं और काफ़ी अच्छे से शामिल करी गई हैं। दूसरा इसका महत्व जो क्लियर होता है वो ये है कि ये चयनित छात्रों और छात्राओं के द्वारा अनुशंसित है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं यूपीएससी में या स्टेट लोक सेवा आयोगों में, वो रिकमेंड करते हैं इस बुक को कि हमने इस बुक को पढ़ा है, ये बुक हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रही है, आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बुक पढ़नी चाहिए, ये बुक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी डिटेल में सिलेबस कवर करती है। तो छात्र छात्राओं के द्वारा अनुशंसित है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा ये अनुशंसित है, इसलिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है उन बच्चों के लिए जो अभी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बुक काफ़ी व्यापक पुस्तक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, पूर्ण और विस्तृत समझ विकसित करने के लिए ये लाई गई है। काफ़ी डिटेल में बुक में मटेरियल है, ये हम आपको बता चुके हैं। इसका उद्देश्य जो है बच्चों की पॉलिटी को लेकर समझ विकसित करना है, जो समझ न केवल पूर्ण हो बल्कि विस्तृत भी हो। काफ़ी विस्तृत यानी वाइड और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इस बुक का उद्देश्य है। उसके बाद इसमें जो पाठ्य सामग्री दी गई है वो विश्वसनीय और प्रासंगिक है। विश्वसनीय इसलिए है कि उसमें एरर्स नहीं है, ये बुक ऑलमोस्ट एरर फ्री है, और इसमें प्रासंगिक इंफॉर्मेशन है। प्रासंगिक ये बुक कितनी है इसकी बात हम यहां भी कर चुके हैं। जब ये टॉप शीर्ष सिविल सेवाओं के लिए ही लिखी गई है तो ये अपने आप ही प्रासंगिक हो जाती है ना। तो ये बुक विश्वसनीय होने के साथ साथ प्रासंगिक भी है सिविल सेवा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए। इस बुक के कुछ और भी लाभ हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। ये बुक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम या कहें कि मीडियम में अवेलेबल है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए इसका इंग्लिश एडिशन अवेलेबल है, जो बच्चे हिंदी माध्यम के लिए हैं उनके लिए हिंदी संस्करण उपलब्ध है। हिंदी संस्करण में लगभग 700 पेजेस हैं, इंग्लिश एडिशन में जो है लगभग 800 पेजेस है। दोनों में मटेरियल लगभग एक सा ही है। पहले इंग्लिश मीडियम की बुक लिखी गई है, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम की बुक जो है, हिंदी माध्यम की एम लक्ष्मीकांत बुक तैयार की गई है। दोनों ही संस्करण जो है बुक के, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही अच्छे हैं, एरर फ्री हैं और ऑलमोस्ट सेम मटेरियल दोनों में है। तो आप अपनी भाषा जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके हिसाब से अपना जो है संस्करण या एडिशन जो है आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या तो आपके पास वो होगा। दूसरा, ये जो बुक है ये प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी लाभदायक है। ये तो एक लॉजिकल सी बात है कि जब एक अच्छी बुक है जो सिविल सेवा की तैयारी करा रही है तो वो प्रीलिम्स के लिए भी या प्राथमिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वो इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये बुक ऐसी ही बुक है, यह आपकी एसए की भी तैयारी कराती है, ये मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कराती है और ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी कराती है। ये बुक यूपीएससी के लिए जितनी लाभदायक है उतनी ही ये स्टेट पीएससीज के लिए भी लाभदायक है। यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा आप देने वाले हैं तो भी ये बहुत लाभदायक है। राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षा आप देने वाले हैं उसके लिए भी ये बेहद उपयोगी है। यानी सिविल सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी है। जीएस की तैयारी कराती है ये बुक, ये बात हम लोग कर चुके हैं।
इसके अलावा ये वैकल्पिक विषयों की भी तैयारी कराती है। वैकल्पिक विषयों के बारे में ये जानना इम्पोर्टेंट होगा कि यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में यानी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में अब वैकल्पिक विषय मुख्य परीक्षा में और प्राथमिक परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता है। यानी वैकल्पिक विषयों को हटा दिया गया है यूपीपीएससी के द्वारा यूपीपीसीएस परीक्षा से। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है रिलेवेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम जिनको देना है, यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं और 250 मार्क्स को मिला दें तो 500 मार्क्स जो हैं वो आपके वैकल्पिक विषयों से ही आते हैं। इसलिए जो बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं 2024 में, 25 में, 26 में, और तब तक अगर वैकल्पिक विषय बना रहता है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में, तो ये बुक उनके लिए भी लाभदायक है। अगर वो बच्चे पॉलिटिकल साइंस को वैकल्पिक विषय में के रूप में लेते हैं या वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन को वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं या वे लॉ को वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं, यानी कि राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, विधि और समाजशास्त्र, आप में से जो बच्चे मुख्य परीक्षा देने वाले हैं या आगे देंगे यूपीएससी की, तो उनको वैकल्पिक विषय एक चुनना होगा वर्तमान जो स्थिति है उसके हिसाब से। और अगर आप राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, विधि और समाजशास्त्र में से कोई चुनते हैं तो फिर आपके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो विभिन्न पक्ष जो है वो कवर करके चलती है। कौन कौन से पक्ष हैं वो देख लेते हैं। ये विभिन्न पक्षों को कवर करती है। पक्ष कौन से हैं? संवैधानिक पक्ष, गैर संवैधानिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और प्रशासनिक पक्ष। आप जब सिविल सेवा की तैयारी करेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, प्रश्नों का सामना करेंगे, निबंधों का सामना करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको सभी पक्षों को शामिल करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप अच्छा उत्तर तभी लिख पाओगे जब आप सभी संबंधित पक्षों को उत्तर में शामिल कर लोगे। और वे पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं? पॉलिटी से जुड़े हुए संवैधानिक पक्ष यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, गैर संवैधानिक पक्ष यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, राजनीतिक पक्ष यानी कि पॉलिटिकल डायमेंशन, प्रशासनिक पक्ष यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। जब आप इन चारों डायमेंशन को शामिल करोगे अपने उत्तर में, अपने निबंधों में, तभी जाके आपका उत्तर और आपका निबंध जो है वो काफ़ी अच्छा हो पाएगा, उस पर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एम लक्ष्मीकांत बुक की एक खासियत है कि ये सिर्फ संवैधानिक पक्ष तक सीमित नहीं है, ये गैर संवैधानिक पक्षों को भी शामिल करती है। इसके अलावा ये राजनीतिक पक्ष को भी शामिल करती है, डिस्कस करती है, और प्रशासनिक पक्ष को भी शामिल करके डिस्कस करती है। ये बुक जो है इसमें सभी पक्ष जो है वो शामिल होते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी अध्याय में या किसी भी टॉपिक में। इसके अलावा नेक्स्ट जो बेनिफिट है इस बुक का वो ये है कि ये नए घटनाक्रम को शामिल करके अपडेट रहती है। ये बुक आप देखते हो कि इसका प्रतिवर्ष या प्रति 2 वर्ष में एक बार जो है इसका नया एडिशन आता है, नया संस्करण आता है। जैसे हम जो संस्करण पढ़ने वाले हैं वो 7वां संस्करण है जिसमें 13 भाग हैं और 92 अध्याय हैं। तो ये जो बुक है ये टाइम टाइम पे अपडेट होती रहती है, ये इसकी एक और खासियत है। और अपडेट भी कैसे चीज़ों को शामिल करती है, ये जो संविधान संशोधन अधिनियम अगर कोई बनता है तो उसको शामिल कर लिया जाता है अगले एडिशन में।
अगर कोई ऑर्डिनरी एक्ट यानी सामान्य अधिनियम जो संसद के द्वारा पारित किया जाता है जिसका संवैधानिक महत्व हो, उसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा सरकार अगर संवैधानिक महत्व का कोई फैसला लेती है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कोई महत्वपूर्ण फैसला ऐसा आता है जो संवैधानिक महत्व का हो, तो उन सबको इस बुक में शामिल कर लिया जाता है। जो भी अगला संस्करण बुक का या नेक्स्ट एडिशन आना होता है उसमें इन सभी को शामिल कर लिया जाता है और इनके बेस पे एनालिसिस को अपडेट कर दिया जाता है। तो ये बुक काफ़ी अपडेटेड है और अपडेटेड बुक ही सिविल सेवा की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। यूपीएससी की ज़रूरतों को या स्टेट पीएससी की ज़रूरतों को वही बुक पूरा कर सकती है जो लगातार अपडेट होती रहे। अगला जो बेनिफिट इस बुक का है वो ये है कि इसमें संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या जो करी जाती है वो न्यायिक निर्णयों और संविधान सभा की बहसों के परिप्रेक्ष्य में करी जाती है। यानी संविधान का कोई प्रावधान है जिसको समझाना है सिविल सेवा के कैंडिडेट्स को, तो उसको काफ़ी एक्सप्लेन करना होगा, कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा। तो उसके लिए जो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिलेवेंट डिसीजंस होते हैं उनको कोट किया जाता है। उनके परिप्रेक्ष्य में जो है संविधान के उस अनुच्छेद को या उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है इस बुक में। और इसके अलावा संविधान सभा, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें काफ़ी डिस्कशन, डिबेट वगैरह हुए थे संविधान के प्रत्येक भाग को लेकर या प्रत्येक अनुच्छेद को लेकर। तो उन बहसों को भी शामिल किया जाता है किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए। तो ये एडिशनल इस बुक की क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आपके सामने रखी, मैं अभी रख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। ये बुक लगातार अपडेट होती रहती है, ये बात हम कर चुके हैं। ये बुक परिवर्तित पाठ्यक्रम और प्रारूप यानी सिलेबस और पैटर्न के अनुसार चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ने 2011 में प्राथमिक परीक्षा में चेंज किया, सी सेट को इंट्रोड्यूस किया गया। 2013 में मुख्य परीक्षा में परिवर्तन किए। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2018 में मुख्य परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन किया और 2023 में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय को हटा दिया। तो इन सभी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वे यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर लिए जा रहे हों या किसी भी राज्य स्तर के लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए जा रहे हों, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बुक परिवर्तित होती रहती है, पाठ्यक्रम के अनुरूप, परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप अपडेट होती रहती है। इसका जो नया संस्करण आता है वो पहले संस्करण से बेहतर होता है। यह बुक जीएस का जो सेगमेंट है उसे पूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कवर करती है। हम बात कर चुके हैं यूपीएससी की। यूपीएससी में मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें सामान्य अध्ययन पेपर 2 में पॉलिटी पूछी जाती है, संविधान और राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, जो 250 में से 125 मार्क्स की होती है। वो पूरा पेपर 250 मार्क्स का होता है और उसमें से आधा जो यानी 125 मार्क्स जो होते हैं वो संविधान और पॉलिटी के लिए डेडिकेटेड होते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो बुक है ये पूर्ण रूप से और प्रत्यक्ष रूप से यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के संविधान और पॉलिटी भाग को कवर करती है कंप्लीटली। और यही बात विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षा के पर भी लागू होती है। यूपीएससी के लेवल पर ये बुक जो है वैकल्पिक विषय को कवर करती है, ये बात हम कर चुके हैं। राजनीतिक विज्ञान अगर आपका वैकल्पिक विषय है यूपीएससी में, लोक प्रशासन अगर आपका वैकल्पिक विषय है यूपीएससी में, समाज शास्त्र अगर आपने लिया है यूपीएससी में, या फिर आप विधि यानी लॉ को एज ए सब्जेक्ट लेकर
यूपीएससी फेस कर रहे हैं और उसकी मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो काफ़ी लाभदायक और काफ़ी उपयोगी है। लास्ट पॉइंट जो है जो हम इस बुक के बारे में अच्छा कह सकते हैं वो ये है कि इसमें जो जानकारी दी गई है, यानी जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है वो विभिन्न प्रारूपों में दी गई है। जैसे कि इसमें थ्योरी है, इसमें टेबल्स हैं और इसमें परिशिष्ट भी है। यानी किसी जानकारी को जिस प्रारूप में सबसे बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है उसी प्रारूप का इस्तेमाल करके उस जानकारी को इस बुक में शामिल किया गया है, चाहे वो टेबल्स की फॉर्म में हो या फिर वो थ्योरी की फॉर्म में हो या फिर वो परिशिष्ट के रूप में पुस्तक के अंतिम भाग में दिया गया हो। अभी आपने देखा कि एम लक्ष्मीकांत की बुक को हमने अच्छे से जाना। एम लक्ष्मीकांत की बुक में क्या है, क्यों वो हमारे लिए लाभदायक है, क्यों वो विशेष रूप से सिविल सेवाओं के लिए प्रासंगिक है। आप बुक के बारे में एक अच्छा सा आइडिया आपको हो गया होगा कि जो बुक हम पढ़ेंगे इन 100 क्लासेस में, 100 कक्षाओं में, वो कैसी बुक है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, हम उसी बुक से क्यों पढ़ रहे हैं। अब ये जानने के बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपने संविधान या पॉलिटी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि जो निकाय होते हैं, निकाय यानी बॉडीज, बॉडी बोल सकते हैं, बॉडी या इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, निकाय यानी बॉडीज यानी इंस्टीट्यूशन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक और संविधानेतर। इनको अगर इंग्लिश में हम लोग करके देखें तो संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर संवैधानिक माने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधानेतर का अर्थ होगा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब आप इन 4 शब्दों को जो यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए हैं और ये जो 4 वर्ड हैं जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ के थोड़ा सोच के मुझे बताइए कि इनमें क्या अंतर है। संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक और संविधानेतर, इन सब में क्या अंतर है, आप जरा सोच के बताइए। कौन कौन बच्चे हमारे साथ हैं? अभिषेक, राधिका, सौम्या, अनु। कुछ बच्चे जानना चाह रहे हैं कि ये क्लास क्या प्री और मेंस के लिए सफिशिएंट है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्लास बिल्कुल प्री और मेंस के लिए सफिशिएंट है। आप इस क्लास को करिए, हमारे साथ पढ़ते हुए चलिए, नोट्स आप बनाते हुए चलिए। हम लोग आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराएंगे, जो भी आपकी ज़रूरत होगी एम लक्ष्मीकांत की बुक को अच्छे से समझने के लिए, वो हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हुए चलेंगे। साथ साथ आप भी नोट्स बनाते हुए चलिए और प्री के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए, दोनों के लिए ये क्लास सफिशिएंट है, पर्याप्त है। हेमलता, नमिता, विकास, रविंद्र, अमित, अनुज, रुचि, गौरव, शिव, मोहिनी, रविंद्र गुप्ता जी, आप सभी ने ये 4 शब्द पढ़े। अब आप इनका अर्थ मुझे बताइए कमेंट्स करके, क्या इनमें अंतर है। चलिए मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे।
निकाय, हिंदी में जिसको निकाय बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बॉडी या उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो है इस क्लास के संदर्भ में अगर देखें तो वो दो तरह के होते हैं, संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, और गैर संवैधानिक निकाय जिसको हम संविधानेतर निकाय भी बोलते हैं। यानी अभी जो चार शब्द मैंने आपके सामने रखे थे ये वाले, इनमें एक बात तो नोटिस करने वाली ये है कि ये जो तीसरा और चौथा है, यानी गैर संवैधानिक और संविधानेतर, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इनका अर्थ एक ही है, इनका मीनिंग एक ही है। यानी आप ये बात समझ लीजिए और कंठस्थ भी कर लीजिए कि गैर संवैधानिक शब्द जहां भी पढ़ें और संविधानेतर यानी संविधान से इतर ये जहां भी पढ़ें, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। यहां पे हमने ये बात स्पष्ट कर दी है इस फ्लो चार्ट में कि निकाय, बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो है वो दो तरीके के होते हैं, संवैधानिक जिनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और गैर संवैधानिक जिनको हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसी शब्द को कहने का एक दूसरा तरीका है, वो है संविधानेतर यानी संविधान से इतर, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। गैर संवैधानिक या संविधानेतर जो निकाय होते हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो जितने भी निजी निकाय हैं, प्राइवेट बॉडीज, जितनी भी प्राइवेट बॉडीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटी के नज़रिए से अगर देखें तो गैर संवैधानिक यानी संविधानेतर जो निकाय हैं वो दो भाग होते हैं उनके, वैधानिक निकाय और कार्यकारी निकाय। वैधानिक निकाय मतलब स्टेचुटरी बॉडीज जिनको हम बोलते हैं ऑल्सो लीगल बॉडीज। लीगल बॉडीज। और कार्यकारी निकाय यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। इस स्लाइड में जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको आप लिख सकते हैं, ये स्लाइड भी पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अब ये देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि कौन सा निकाय किस कैटेगरी में आएगा। जैसे संवैधानिक निकायों की अगर बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के अलावा आपका आ जाएगा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग, कैग आ जाएगा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसमें आ जाएगा। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए जो ऑफिसेज, जो इंस्टीट्यूशंस, जो पोस्ट, वो सभी जो है वो संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सभी जो पोस्ट हैं जिनको संविधान में लिखा गया है वो सभी संवैधानिक हैं। ऐसे ऑफिसेज, ऐसी पोस्ट, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको संविधान में स्पेसिफिकली यानी विशेष रूप से लिखा नहीं गया है,
लेकिन वे संविधान के शब्दों और संविधान की भावनाओं के अनुरूप हैं और उन्हें किसी दूसरे माध्यम से स्थापित किया गया है। उनको बोला जाता है गैर संवैधानिक या संविधानेतर। जो संवैधानिक हैं, संविधान की स्पिरिट में है, लेकिन संविधान में उनको लिखा नहीं गया है। ऐसे इसमें दो तरह के हो गए वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय वे होते हैं जिन्हें संसद या किसी राज्य की विधायिका विधान पारित करके स्थापित करती है। जैसे यहाँ पे वैधानिक निकाय का एक एग्जांपल हम लेते हैं, वो है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो फिर वो हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय। क्लियर है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ किस कैटेगरी में आएगा? यहाँ आएगा वो वैधानिक निकाय में, स्टेचुटरी बॉडी में, क्योंकि भारत की संसद ने एक कानून को पास करके कानून के द्वारा उसकी स्थापना करी है। भारत की संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करी थी। इस वजह से ये जो बॉडी है ये वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि लीगल बॉडी बन जाता है। ठीक है, अब हम कार्यकारी निकाय देख लेते हैं। कार्यकारी निकाय का एग्जाम्पल हो सकता है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, आप जानते हैं, लेकिन वो संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। वो गैर संवैधानिक निकाय में आएगा यानी संविधानेतर निकाय में आएगा। संविधानेतर निकाय में भी वो वैधानिक निकाय में नहीं आएगा, यानी वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो लीगल बॉडी नहीं है, क्योंकि उसे संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नहीं किया गया है। फिर उसको स्थापित कैसे किया गया है? उसको स्थापित वैसे ही किया गया है जैसे किसी समय योजना आयोग को किया गया था। यानी भारत की सरकार का जो अंग है जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, जिसको सरकार बोलते हैं, वो कार्यकारी आदेश जारी करके स्थापित करती है जिन इंस्टीट्यूशंस को, जिन ऑफिसेज को, उनको बोला जाता है कार्यकारी निकाय यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो नीति आयोग जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसी तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, वो एक वैधानिक निकाय है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि उसको एक अधिनियम के द्वारा जो भारत की संसद ने पारित किया है उसके अंतर्गत स्थापित करा गया है। इसके अलावा संवैधानिक निकायों की अगर एक बार फिर से बात करें, कुछ और उदाहरण देखें, तो नेशनल एससी कमीशन, नेशनल एसटी कमीशन, नेशनल बीसी कमीशन यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये जो तीनों आयोग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में इनके बारे में लिखा गया है। तो इससे पहले कि हम संविधान पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, आपके लिए जरूरी है कि आप इस अंतर को बहुत अच्छे से समझें। निकाय यानी बॉडी यानी इंस्टीट्यूशन दो तरह के, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, जिनको हम संविधानेतर भी बोलते हैं। ये जो कैटेगरी है इसके तीन भाग हो सकते हैं, वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी, कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और निजी निकाय यानी प्राइवेट बॉडी। अब आगे बढ़ते हैं। यहां मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं।
आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अध्याय सूची यानी कंटेंट लिस्ट। मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, ये आपसे कहता हूँ कि हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। 700-800 पेज की एक किताब है जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी बल्कि है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने से पहले आप इस पुस्तक की जो कंटेंट लिस्ट है यानी अध्याय सूची है, उसको आप कई बार पढ़ें, उसको आप कंठस्थ करें। उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, उसके काफ़ी सारे फायदे हैं। ये बुक 13 भागों में विभाजित है। एक तो आपको 13 के 13 भाग जो है वो याद होने चाहिए। आप संविधान पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, जब तक हम 100 क्लासेस कंप्लीट करेंगे तब तक आपको पूरी तरह से इस बुक की कंटेंट लिस्ट याद हो जाएगी। ये श्योर है, ये बात फैक्ट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो कंटेंट लिस्ट है, ये जो अध्याय सूची है, ये आप इस बुक को पढ़ने से पहले ही कंठस्थ कर लें। उसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं एक एक करके आपको उसके फायदे समझाता हूं। अध्याय सूची जो है किसी भी बुक की हो सकती है, लेकिन हम एम लक्ष्मीकांत की बात करते हैं। एम लक्ष्मीकांत बुक की अध्याय सूची अगर आप याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो आपको एक तो आपका जो सब्जेक्ट है उसकी संरचना क्लियर हो जाएगी। सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर, संविधान पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, दोनों चीजें मिला के पढ़ रहे हैं, इन दोनों का अंतर भी है एक, हम उसको देखेंगे अभी। लेकिन अगर आप एम लक्ष्मीकांत बुक की कंटेंट लिस्ट याद कर लेते हैं, वो आपके माइंड में सेट हो जाती है, तो ये समझिए कि पूरी जो पॉलिटी है इस बुक की, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। स्ट्रक्चर यानी ढांचा किसी भी सब्जेक्ट का माइंड में सेट होना चाहिए पहले ही, इससे पहले कि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें। तो एक बेनिफिट तो हो गया आपका ये कि अगर आप कंटेंट लिस्ट को याद कर लेते हैं तो पूरे सब्जेक्ट की जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है कि सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप जब प्रश्न देखेंगे, आप प्राथमिक परीक्षा देख के प्रश्न देखेंगे या मुख्य परीक्षा के प्रश्न देखेंगे, तो उस समय अगर आपको पॉलिटिक की पूरी स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगी तो आप दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, आप दोनों चीज़ों का कंपैरिजन कर पाओगे और आप ये पहचान पाओगे कि क्वेश्चन फ्रेमिंग एरिया कौन से हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग एरियाज कौन से हैं, प्रश्न क्षेत्र कौन से हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, उसका कुछ भी पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा जरूर होता है जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई ना कोई हिस्सा ऐसा जरूर होता है जहां से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे में एक परीक्षार्थी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो क्वेश्चन फ्रेमिंग एरियाज की पहचान रखे। उसके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि पॉलिटी के उस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्राथमिक परीक्षा में, पॉलिटी के उस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मुख्य परीक्षा में, और पॉलिटी का वो सेगमेंट है वो तो इंटरव्यू के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटी पढ़ने से पहले आप पॉलिटी की बुक की, जो बुक हम पढ़ने वाले हैं, उसकी अध्याय सूची जो है उसे कंठस्थ कर लें बिल्कुल अच्छे से। उससे आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग एरियाज की पहचान करना, आप अगर पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, उन चीज़ों को रिलेट करना, उनका कंपैरिजन करना आपको आ जाएगा। तीसरा जो बेनिफिट कंटेंट लिस्ट का है वो ये है कि देखिए, आप अगर अच्छा उत्तर लिखना चाहते हैं या अच्छा एस्से लिखना चाहते हैं तो आपको उसमें मल्टीपल डायमेंशंस जो है वो खोल के दिखानी पड़ेगी। जैसे अभी हमने देखा कि संवैधानिक डायमेंशन, संवैधानिक पक्ष दिखाना पड़ेगा, गैर संवैधानिक पक्ष दिखाना पड़ेगा, राजनीतिक पक्ष दिखाना पड़ेगा, प्रशासनिक पक्ष दिखाना पड़ेगा, कोई सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष भी अगर जुड़ रहा है तो वो भी दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल है उसका, संयुक्त राष्ट्र संघ या उसकी किसी बॉडी से जुड़ा हुआ कोई इंटरनेशनल लॉ से वो चीज़ जुड़ रही है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा।
इसलिए उत्तर के पक्ष आप खोल पाओ, उत्तर को आप तोड़ पाओ और जो है अच्छे से लिख पाओ, कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से पर्याप्त फैक्ट्स के साथ, उसके लिए जरूरी है कि आपको सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट का ढांचा आपकी टिप पे होना चाहिए, बिल्कुल टिप पे। तो ये एक और बेनिफिट है जिसकी वजह से मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि आपको कंटेंट लिस्ट याद कर लेनी है एम लक्ष्मीकांत की। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, कुल मिलाकर इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, इसके बहुत फायदे हैं। अगला जो बेनिफिट है वो है इनपुट आउटपुट। देखिए हमारा जो माइंड है वो एक लाइब्रेरी की तरह होता है। आप कभी किसी लाइब्रेरी में गए होंगे, वहाँ हजारों किताबें होती हैं, और अगर हम, आप ये सोचो कि अगर 1000 किताबों को हम एक जो है उनको एक ही जगह ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वे में उनका जो है टीला लगा दें, और फिर हम कहें कि मुझे तो वो बुक चाहिए, तो उसको वो बुक या तो एकदम से मिल जाएगी या तो उस बुक को ढूंढने में कई घंटे लग जाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका ये है जो लाइब्रेरीज में अडोप्ट किया जाता है, जिसको लाइब्रेरी साइंस बोलते हैं, वो ये है कि हर बुक को कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, सब कैटेगरी और सब कैटेगरी में डिवाइड करके इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है पूरी लाइब्रेरी में कि बहुत ही कम समय में उस बुक को वहां से उठा के जरूरतमंद विद्यार्थी या परीक्षार्थी को दिया जा सकता है। ठीक है। यानी कि लाइब्रेरी में बुक्स को रखने का और टाइम पढ़ने पर कम समय में निकालने का एक तरीका है, एक पैटर्न है। ठीक उसी तरह हमारा जो माइंड है वो एक लाइब्रेरी की तरह है, और हमारे जो माइंड में हम नॉलेज रखते हैं, ज्ञान के छोटे छोटे टुकड़े, ज्ञान के नॉलेज के छोटे छोटे पीसेस जो हम माइंड में रखते हैं, वो बुक्स की तरह होता है। बुक्स की तरह जैसे लाइब्रेरी में बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से बुक रखी जाती हैं, उसी तरह बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए हमें अपने माइंड में नॉलेज के छोटे छोटे पीसेस जो हैं उनको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से रखना होता है। और इसका तरीका होता है, इसके कई तरीके हैं, कई काम करने होते हैं, तब ये जाके ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। उसमें से एक तरीका ये है कि जिस सब्जेक्ट की नॉलेज आप माइंड में रखना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी आपने कोई इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट की पढ़ी तो वो आपके माइंड में उस सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर में कहाँ जाके फिट होनी है, कहाँ जाके डॉट्स कनेक्ट होने हैं, वो क्लियर होना चाहिए। तभी जाके आप जो है ज़्यादा नॉलेज ले पाओगे, उसको अच्छे से माइंड में रख पाओगे और सही समय पर सही मात्रा में सही इंफॉर्मेशन को निकाल पाओगे, जो प्राथमिक परीक्षा में भी जरूरी है और मुख्य परीक्षा में तो बेहद जरूरी है। और इसके लिए मैं फिर से आपसे वही रिकमेंड करूंगा कि एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ने से पहले आप एम लक्ष्मीकांत बुक की कंटेंट लिस्ट को याद कर लीजिए काफी अच्छे तरीके से। सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर जो है उसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। एक और बेनिफिट है इस चीज का, आप में से कई सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ें जीएस के लिए, मेंस के लिए या फिर एसए के लिए, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर में से क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, कैसे पहचानें कि न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ये कहाँ से पहचानें। तो उसका भी तरीका यही है, आप जिस सब्जेक्ट की नॉलेज को आप जो है अपडेट करना चाहते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, उस सब्जेक्ट का ढांचा अगर आपके माइंड में है तो आपका माइंड जो है उस इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी ढूंढ लेगा न्यूज़पेपर से जो आपके लिए रिलेवेंट है। ठीक है। तो अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहते हैं, कम टाइम में अपने काम की जानकारी को पढ़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही जरूरी है कि आप उस विषय का ढांचा, उस विषय की स्ट्रक्चर जो है अपने माइंड में सेट करके रखें बिल्कुल अच्छे से। तो कुल मिला के ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 बेनिफिट्स हैं इस बात के कि आप कंटेंट लिस्ट को याद कर लें। एम लक्ष्मीकांत में 13 अध्याय, पार्ट हैं, भाग हैं,
उन 13 भागों के क्या क्या नाम हैं, ये आपको याद होना चाहिए। 13 भागों में जो 92 चैप्टर्स हैं उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर किस भाग में है, और आपको सोचना चाहिए। आगे तो हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये देख के सोचना चाहिए कि ये चैप्टर इसी भाग में क्यों रखा गया बुक में। आपका माइंड जब सवाल खड़ा करेगा, क्वेश्चन रेज करेगा, तो निश्चित रूप से उस क्वेश्चन का आंसर आपका माइंड एक दिन पाएगा। आप खुद ढूंढ लेंगे या तो हम आपको उसका उत्तर देंगे, और कुल मिला के नॉलेज का, आपकी नॉलेज का वो गैप वो फिल हो जाएगा और आपकी नॉलेज का दायरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपका, मेरा आपको सजेशन है, रिकमेंडेशन है मेरी, कि आगे बढ़ने से पहले आप एम लक्ष्मीकांत की बुक की कंटेंट लिस्ट को याद कर लीजिए। कंटेंट लिस्ट के और भी फायदे हैं। कई सारे क्वेश्चन तो सिर्फ कंटेंट लिस्ट पर पकड़ होने से ही आप लोग आंसर दे सकते हो। जैसे मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन बना के लाया हूं जो एम लक्ष्मीकांत की कंटेंट लिस्ट यानी अध्याय सूची पर ही आधारित है, और ऐसे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप कंटेंट लिस्ट पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कंटेंट लिस्ट कई सारे क्वेश्चनों का भी स्रोत है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गैर संवैधानिक है? गैर संवैधानिक को हमने एक शब्द और दिया था अभी, संविधानेतर, और इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ये प्रश्न पूछ रहा है कि 4 आयोग दिए गए हैं, ये भी आयोग है, ये भी आयोग है, ये भी आयोग है और ये भी आयोग है। 4 आयोग हैं, इनमें से कौन सा गैर संवैधानिक है यानी संविधानेतर है, यानी कि वो संविधान में लिखा नहीं गया है। वैसे इस सवाल का उत्तर मैं आपको दे भी चुका हूं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, ये आपका आर्टिकल 338 में है। आर्टिकल 338 में ये दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये आपका दिया गया है आर्टिकल 338A में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये आपका आया है आर्टिकल 338B में। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में इनका वर्णन है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यानी ये संवैधानिक हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि गैर संवैधानिक कौन सा है, तो गैर संवैधानिक हो गया बी। बी हो गया गैर संवैधानिक, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अब सवाल उठता है कि ये अगर संवैधानिक नहीं है तो ये किस तरह का है? ये वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? ये वैधानिक निकाय है, यानी कि लीगल बॉडी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि भारत की संसद के द्वारा एक ऑर्डिनरी लॉ लाया गया और उसके माध्यम से इसको स्थापित किया गया 1992 में। और वो जो अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया, वो अधिनियम था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। और ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको कंटेंट लिस्ट यानी अध्याय सूची में ही मिल जाएगा। क्लियर है? अब ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी बना है कंटेंट लिस्ट से ही यानी अध्याय सूची से ही। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी या लोक सेवक
संवैधानिक दर्जे का है, यहां पूछा का नहीं है, संवैधानिक दर्जे का नहीं है। यानी इनमें से 3 जो हैं वे संवैधानिक दर्जे के हैं, वे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में लिखा गया है किसी न किसी अनुच्छेद में। एक ऐसा है जो संवैधानिक दर्जे का नहीं है। तो यहां ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो संवैधानिक दर्जे का नहीं है। तो देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी, ये तो संवैधानिक दर्जे का है, ये आर्टिकल 76 में दिया गया है। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ये भी संवैधानिक दर्जे का है, क्योंकि ये आर्टिकल 148 में दिया गया है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये तो दोनों संवैधानिक दर्जे के हो गए। उसके बाद सी को देख लेते हैं। राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ये भी संवैधानिक है क्योंकि ये आर्टिकल 165 में दिया गया है। अब इस तरह तो हमने देख लिया कि जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं यानी कि ए, बी और सी, वो संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में उनकी जानकारी दी गई है, उनको लिखा गया है। तो ये जो तीनों बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिसेज हैं, ये तो हो गए संवैधानिक दर्जे के। बचा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष, यही इस सवाल का उत्तर है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो संवैधानिक दर्जे का नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नीति आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नीति आयोग जब संवैधानिक संस्था नहीं है तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष वो एक संवैधानिक पद कैसे हो सकता है। नीति आयोग जो है वो एक कार्यकारी निकाय है। यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी जिसको भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी करके स्थापित किया है। तो इस सवाल का उत्तर ये हो गया। यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रश्न और इससे पहला प्रश्न, ये दोनों प्रश्न सिर्फ और सिर्फ एम लक्ष्मीकांत बुक की अध्याय सूची यानी कि कंटेंट लिस्ट से लिए गए हैं। कंटेंट लिस्ट बेहद महत्वपूर्ण है, कंटेंट लिस्ट को आप कंठस्थ कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। हमारी 100 क्लासेस में जो शुरू की क्लासेस हैं वो कौन कौन सी होंगी, किस किस टॉपिक पे होंगी और क्यों होंगी। हमारी जो पहली 11 कक्षाएं होने वाली हैं यानी 11 कक्षाएं, उनका प्रोग्राम मैंने ये आपके सामने रखा है। आज हमारी पहली क्लास है अपनी पुस्तक को जानो, नो योर बुक, KYB नो योर बुक। ये क्लासेस अब लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रही है। आप अपनी बुक यानी एम लक्ष्मीकांत के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। आगे जो क्लासेस होंगी वो क्लास जो हमारी जो दूसरी होगी वो होगी संविधान और संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये जो है आपकी जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसका चैप्टर 3 है। इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ राजनीतिक सिद्धांत जिनके आधार पर हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई है। इनमें से कुछ सिद्धांत तो ऐसे हैं जो आपकी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक में सेपरेट इंडिविजुअल चैप्टर के रूप में दिए गए हैं। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो आपकी पॉलिटी की बुक में अलग अलग चैप्टरों में बिखरे हुए रूप में है। कोई सिंगल इंडिविजुअल डेडिकेटेड चैप्टर उनके लिए नहीं है। लेकिन हम इससे पहले कि एम लक्ष्मीकांत बुक का एक एक अध्याय हम 1 by 1 पढ़ना शुरू करें
और एक एक अनुच्छेद को पढ़ना शुरू करें, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि हमारे लिए एम लक्ष्मीकांत जैसी कॉम्प्रिहेंसिव बुक को पढ़ना आसान हो जाए, हम उसकी इंफॉर्मेशन को अच्छे से इंटरनलाइज कर सकें, आत्मसात कर सकें। आपकी तीसरी क्लास जो होगी वो होगी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पर, चौथी होगी गणतांत्रिक व्यवस्था पर, पांचवी होगी संघीय व्यवस्था पर। और ये जो चैप्टर है ये आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 14 है। उसके बाद संसदीय व्यवस्था की हम बात करेंगे। संसदीय व्यवस्था जो है ये आपकी बुक का चैप्टर 13 है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज पहली क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर 14 पे जाएंगे, फिर चैप्टर 13 पढ़ेंगे। देखिए पहली जो 11 कक्षाएं हैं उसमें हमारे लिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हम इस बुक के अध्यायों के क्रम को फॉलो नहीं करेंगे पहली 10 क्लासेस में। पहली 10 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि उसके बाद हम बहुत ही आराम से इस बुक के एक एक चैप्टर को करते हुए चलेंगे। हालांकि इन 11 क्लासेस में जो चैप्टर इस बुक के कवर हो रहे हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, वो हम साथ के साथ ही कवर करेंगे, जैसे चैप्टर 3, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। बाकी जो है ये कॉन्सेप्ट जो है जैसे संप्रभु राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य, मानवाधिकार और लोक कल्याणकारी राज्य, ये आपकी पुस्तक में सेपरेट इंडिविजुअल चैप्टर के रूप में नहीं है, बिखरे हुए रूप में है, लेकिन हम इनको पहले पढ़ेंगे। कहानी के रूप में समझ लीजिए, आपका इंटरेस्ट जगाने के रूप में समझ लीजिए, आपका बेस तैयार करने के रूप में समझ लीजिए, ये बेहद जरूरी है। और देखिए जब हम पढ़ेंगे संविधान को तो हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना में पढ़ेंगे तो भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक समाजवादी राज्य है। यानी अगर मैं मार्क करूं तो भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक समाजवादी राज्य है, भारत एक जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ये जो 5 चीजें हैं ये आपको प्रस्तावना के समय भी पढ़नी होंगी। प्रस्तावना पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है अगर हम इन 5 कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता, इन कॉन्सेप्ट को अगर हम नहीं समझते तो प्रस्तावना हमने पढ़ ली ये हम नहीं बोल सकते और संविधान में आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसलिए इन चीजों को मैं कवर कराऊंगा स्टार्ट में ही बहुत अच्छे से, इंटरेस्टिंग तरीके से, आसान भाषा में। इसके अलावा मानवाधिकार आपके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप संविधान में फंडामेंटल राइट्स पढ़ना चाहते हैं, यानी आप संविधान का पार्ट 3 पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उससे पहले। नहीं तो आपकी जो समझ रहेगी फंडामेंटल राइट की वो फैक्चुअल तो हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो इनकम्प्लीट रहने वाली है। इसी तरह आप जो है अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी भारत के संविधान का पार्ट 4 आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए 2 चीजें। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट क्या होता है, और समाजवादी राज्य क्या होता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर पहले आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप जो है डीपीएसपी चैप्टर को फैक्चुअली तो पढ़ जाओगे लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर को लेकर लिमिटेड रहने वाली है। इस तरह मैंने आपके सामने पहली 11 कक्षाओं को लेकर मेरी जो योजना है, मेरी जो प्लानिंग है वो मैंने आपके सामने रख दी। किस क्रम से हम चलने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, वो मैंने आपसे क्लियर कर दिया। ये 11 क्लासेस करने के बाद फिर हम एम लक्ष्मीकांत के एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे और पूरी तरह से फिनिश करते हुए चलेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि ये 11 कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप बहुत ही मजबूत स्थिति में होंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे और आपकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। आज की क्लास में बस इतना ही।
आज हमारी पहली क्लास थी, आपने अटेंड की इतने सारे बच्चों ने। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।